इंग्लिश का पहला एमसीक्यू हमारे पास है। वन हु इज एबल टू यूज राइट एंड लेफ्ट हैंड्स इक्वली वेल, जो राइट और लेफ्ट हैंड्स दोनों को अच्छे से यूज कर सके, डेट इज कॉल्ड द एम्बीडेक्स्ट्रस, बी ऑप्शन। सिनिस्टर हम कहते हैं जो सिर्फ लेफ्ट हैंड को अच्छे से यूज कर सके, राइट एंड लेफ्ट दोनों को यूज कर सके, डेट इज कॉल्ड द एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट एमसीक्यू है गवर्नमेंट बाय रिच पीपल इज कॉल्ड, गवर्नमेंट बाय रिच पीपल इज कॉल्ड द प्लूटोक्रेसी, डी ऑप्शन इज कॉल्ड द गवर्नमेंट बाय रिच पीपल। ओलिगार्की हम कहते हैं जस्ट कुछ लोगों की गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बाय फ्यू पीपल इज कॉल्ड ओलिगार्की। एंड एरिस्टोक्रेसी हम कहते हैं गवर्नमेंट बाय नोबल पीपल्स। मर्डर ऑफ अ मैन, मर्डर ऑफ अ मैन इज कॉल्ड होमिसाइड, बी ऑप्शन। अब बहुत सारे लोगों को मारे हो, डेट इज कॉल्ड जीनोसाइड। रेजिसाइड हम कहते हैं मर्डर ऑफ अ किंग और क्वीन, किसी नोबल बंदे का मर्डर। देन फ्रेट्रिसाइड इज कॉल्ड द मर्डर ऑफ अ सिबलिंग, स्पेशली फॉर ब्रदर, ब्रदर और सिस्टर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। सो मर्डर ऑफ अ मैन इज कॉल्ड द होमिसाइड। ग्रुप ऑफ स्टार्स हम कहते हैं कॉन्स्टिलेशन, सितारों का झुरमुट आसमान में बन जाए, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, साइंटिफिक टर्म है हमारे पास। A narrow piece of land connecting two large masses of land, that is called the isthmus, the option. Then synonyms है हमारे पास, synonym of stumbling block, stumbling block हम कहते हैं hurdle को। सो यहाँ पे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, करीब तरीन, फ्रस्ट्रेशन, आर्गुमेंट, एडवांटेज, कोई बिल्कुल ऑपोजिट और बिल्कुल भी मीनिंग नहीं दे रहे हर्डल का। सो बेस्ट ऑप्शन इज द नन ऑप्शन, डी ऑप्शन। देन हमारे पास है सिनोनिम ऑफ डेफर, डेफर हम कहते हैं लेट को, डिले हमारे पास बन सकता है यहाँ पे, सी ऑप्शन। देन है सिनोनिम ऑफ ऑल्टरकेशन, ऑल्टरकेशन हम कहते हैं हेट्रिड चीज को, हेट्रिड स्पीच, हेट्रिड वर्ड्स। तो यहाँ पे चार्ज, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेंडली, कोई क्लोजली नहीं आ रहा, सो वी विल प्रेफर द डी ऑप्शन, दैट इज नन ऑप्शन। देन हमने ऑपोजिट दे रहे हैं एंटोनिम्स ऑफ प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट का हमारे पास आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज डेजर्ट। Antonym of might is that is called the A option, whole, किसी चीज का पार्ट और फिर हम कहेंगे होल, उस चीज का तमाम। देन हमारे पास इडियोमेटिक फ्रेज है एलिफेंट इन द रूम, इसका मीनिंग बताना है हमने। एलिफेंट इन द रूम का हमारे पास मीनिंग होता है, इसको हम यूज करते हैं जब कोई बड़ा मसला चल रहा हो। सो ए ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट वन, दैट इज द मेजर इशू इज कॉल्ड द एलिफेंट इन द रूम। The government should not spend money on helping the lame ducks. Here, lame ducks mean, lame ducks का मीनिंग यहाँ पे हमारे पास आएगा अनसक्सेसफुल पीपल, वो लोग जो बिल्कुल भी सक्सेस नहीं अचीव कर सकते, उनके ऊपर बिल्कुल स्पेंड करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट को। बी ऑप्शन इज द राइट वन। स्पीड लिमिट इज द, ये है आपके पास, चूज द बेस्ट वर्ड जो कि इस लाइन को चूज में सेट हो सकता है। A speed limit is the dash legal speed that you can travel on the road. Is the maximum legal speed that you can travel on the road, B option. The president's speech was so dash that many people were persuaded to accept the need of the change. The president's speech was so eloquent. Eloquent कहते हैं हम फसीह, बहुत ज्यादा persuasive, जो आपको कायल कर दे. So C option is the right one. Then preposition है हमारे पास, Samra is good at mathematics, B option, at mathematics. There is no use in going there at this time, B option है इसमें भी हमारे पास accurate. It is your duty to make tea at 11 o'clock, change into pacifies. तो ये हमारे पास कुछ सेंटेंसेस इस तरह के होते हैं जिनमें हम लगाते हैं you are dash, लाइक जो भी हमारे पास सिचुएशन होगी उसके मुताबिक हम अगला वर्ड लिखते हैं। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन राइट वन है, यू आर सपोज टू मेक टी एट 11 o'clock। देन हमने देखना है ग्रेन और सॉल्ट, इनके दरमियान क्या रिलेशनशिप है, कि सॉल्ट छोटे छोटे ग्रेन से मिलकर बना होता है, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे उससे है। तो इनमें से जो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन बनेंगे, डेट इज ग्लास, ग्लास छोटे छोटे चिप्स से मिलकर बना होता है। सो दिस वन इज द राइट ऑप्शन। देन हमारे पास है लास्ट एमसीक्यू, सॉरी दिस इज नॉट द लास्ट वन, सेकंड लास्ट एमसीक्यू, लाइट और ब्लाइंड का रिलेशनशिप। देखो अब लाइट, ब्लाइंड क्या है, लाइट को नहीं देख सकता,
इस तरह हमें चूज करना है इनमें से। तो आप क्या करोगे, चूज एक है स्पीच डम, लैंग्वेज, डेफ, टंग, साउंड, वॉइस, वाइब्रेशन। तो ए ऑप्शन इज द राइट वन। डम जो है वो सुन नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, और जो डम है वो बोल नहीं सकता। तो दोनों के बिल्कुल रिलेशनशिप सेम है, तो ए ऑप्शन इसमें जो बनेगा वो बिल्कुल ठीक है। बहरा सुन नहीं सकता, अंधा देख नहीं सकता, और रिलेशनशिप सेम आ जाए। देन है लास्ट MCQ, द इंग्लिश डैश इंग्लिश। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पे द इंग्लिश से मुराद क्या है, दा लगा हुआ है और फिर वो है, इसका मतलब है सारे फॉरेनर्स, अंग्रेज, मतलब एक होल क्लास को रिप्रेजेंट किया गया है। अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं, सिंपल सा प्रेजेंट टेंस है। इंग्लिश, द इंग्लिश का मतलब है बहुत सारे लोग, तो स्पीक्स नहीं लगा सकते आप, यहाँ पे स्पीक लगाओगे। द इंग्लिश स्पीक। बीएड का हमारा पहला MCQ है, समेटिव असेसमेंट इज टिपिकली यूज्ड टू। समेटिव असेसमेंट हमारे पास असेसमेंट की एक टाइप है जो हम यूज करते हैं, हम उसको यूज करते हैं ताकि एट द एंड हमें मेन रिजल्ट मिले। तो गिवन ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन, इवेल्युएट स्टूडेंट लर्निंग एट द एंड ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल यूनिट। कि प्रॉपर आपने पूरा सेशन डिजाइन किया, एट द एंड स्टूडेंट की प्रोग्रेस क्या हुई है वो हम ये करते हैं समेटिव असेसमेंट में। नेक्स्ट है रुब्रिक इज। रुब्रिक हमारे पास बेसिकली अ सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग असेसमेंट। हम एक प्रॉपर एक असाइनमेंट एक क्राइटेरिया बना लेते हैं जिसमें हमने स्टूडेंट्स को मार्क्स देने होते हैं उनकी परफॉर्मेंस की बेस पे। तो बी ऑप्शन इज द राइट वन, अ सेट ऑफ क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग द असाइनमेंट्स। ये जरूरी नहीं होता असाइनमेंट के लिए हो, ये आप किसी भी टास्क के लिए एक क्राइटेरिया डिजाइन कर लेते हो असेस करने के लिए, दैट वन इज कॉल्ड द रुब्रिक। Next MCQ is, which of the following is a key benefit of using peer assessment in the classroom? ये सबसे मेन बेनिफिट क्या है पीयर असेसमेंट का? इसमें जो सबसे मेन बेनिफिट आपको होता है, डेट वन इज द सी ऑप्शन। ये प्रमोट करता है ये क्रिटिकल थिंकिंग को और सेल्फ रिफ्लेक्शन अमंग द स्टूडेंट्स। के जब स्टूडेंट्स ग्रुप की फॉर्म में काम कर रहे होंगे आपके पास, तो हर कोई अपने आइडियाज को कन्वे करेगा, और डिफरेंट आइडियाज जब कन्वे होंगे तो डिफरेंट क्रिटिकल थिंकिंग्स की जो प्रोजेक्ट से कोई भी चीज असाइनमेंट वो कर रहे हैं तो ज्यादा आइडियाज के साथ वो आएंगे। और रिलायबल असेसमेंट, रिलायबल असेसमेंट हम किसे कहते हैं, आपके पास बार बार वही रिजल्ट आए, तो इज कंसिस्टेंट इन इट्स रिजल्ट ओवर टाइम। बी ऑप्शन। सारी क्वालिटीज हैं, इजी टू एडमिनिस्टर भी हो, फेयर भी होनी चाहिए, अनबायस भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे जो मेन चीज किसे कहते हैं हम, रिलायबल चीज को, बार बार वही रिजल्ट आना, कंसिस्टेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ समेटिव असेसमेंट? समेटिव असेसमेंट की एग्जांपल कौन सी है? तो इसमें एंड टर्म एग्जाम्स जो है वो आपकी समेटिव असेसमेंट है। समेटिव में हमने फिर पहले कहा था कि जो एट द एंड देना, तो वीकली क्विज़ तो हर हफ्ते हो रहे हैं, क्लास में पार्टिसिपेशन आप डेली करते हो, होमवर्क आपको डेली की बेस पे दिया जा रहा है। जो फाइनल टर्म एग्जाम है दैट इज अ प्रॉपर एग्जांपल ऑफ अ समेटिव असेसमेंट। Which of the following best describes criteria referred assessment? Criteria referred में क्या है, आप एक क्राइटेरिया सेट कर रहे हो, तो इसमें आपके पास जो बेस्ट आएगा बी ऑप्शन, असेसिंग स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन प्री डिफाइंड लर्निंग स्टैंडर्ड्स। क्या आपने स्टैंडर्ड कर लिया, कौन सा उसके पे आ रहा है, कौन से नहीं आ रहा है, दैट इज द क्राइटेरिया रेफर्ड। आपने क्राइटेरिया बना लिया 90% वाले को ए ग्रेड देना है, जिसके 90 है तो वो लेगा, वरना 90 से नीचे वाला ए ग्रेड नहीं ले पाएगा, दैट इज द क्राइटेरिया रेफर्ड असेसमेंट। Which of the following assessment tool is most suitable for assessing students' oral communication skill? तो जी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रिटन है, परफॉर्मेंस ऐसे जो है वो रिटन है, चेकलिस्ट। तो आपके पास जो सी ऑप्शन है परफॉर्मेंस टास्क, दैट वन इज अ ओरल कम्युनिकेशन स्किल, आप असेस करते हो स्टूडेंट्स की। लाइक आप परफॉर्म करवा सकते हो, स्पीच करवा सकते हो उससे, व्हाइट बोर्ड पे आप उससे प्रेजेंटेशन ले सकते हो, जो भी जिसमें वर्बल काम करेगा, दैट वन इज अ ओरल। What is cognitive bias? Biasness क्या होगी हमारे पास, a systematic pattern of deviation from norm or rationality in judgment। कि आप किसी भी बेस पे, रिश्तेदारी की बेस पे, उसको उसकी खूबसूरती की बेस पे, प्रीवियस ग्रेड की बेस पे आप उसको बायस करो, आप उसको एक एक्स्ट्रा एज दे दो, इसको हम कहते हैं बायसनेस। सो बी ऑप्शन इज द राइट वन। कॉग्निटिव बायसनेस हमारे पास होती है सिस्टमैटिक पैटर्न ऑफ डेविएशन फ्रॉम द रेगुलर ट्रेंड्स और रेगुलर नॉर्मेलिटी और रेशनैलिटी। व्हाट इज वैलिडिटी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिसर्च? वैलिडिटी हम कहते हैं किसी एक्यूरेट चीज को, सो ये ऑप्शन इज द राइट वन। द एक्यूरेसी ऑफ द मेजरमेंट इज नथिंग बट द वैलिडिटी। Which of the following strategies is most effective for preventing misbehavior in the class? में misbehavior आपने रोकना है,
So punishing student, establishing clear rules, ignoring minor misbehavior, frequently changing the classroom rules. So आखिरी दो तो बिल्कुल भी मैच नहीं करी, पहले दो में से आप दोनों है, लेकिन जो मोस्ट इफेक्टिव है वो क्या है, रूल्स और रेगुलरिटीज को स्टार्ट से ही स्टेब्लिश कर देना ताकि स्टूडेंट्स उसको फॉलो अप करें और मिसबिहेवियर के चांस सबसे कम हो जाए। तो आप स्टार्टिंग में ही स्ट्रिक्ट रूल्स बना दो कि वो जो लाइक स्टूडेंट्स लेट आ रहे हैं, अब उनको पनिश बाद में करो, पहले अपना आप ना बताओ और वो मुसलसल लेट आ रहे हैं, उससे बेहतर नहीं आप पहले दिन क्लास में जाके कह दो कि जो कल से लेट आएगा वो इंट्रेंस उसकी नहीं है। तो आप पहले ही स्टार्टिंग कर दो ताकि क्लास में मिसबिहेवियर का कम से कम चांस हो जाए। देन अगर फिर बिहेवियर मिसबिहेवियर होता है, देन आप उनको पनिश करो। What is witness in classroom management? It's a term that is used the teacher awareness of everything happening in the class. Classroom में जो भी हो रहा है टीचर को और उसकी आगाही है, that is a term which is considered as witness. Which of the following is an example of a proactive classroom management strategy? Proactive classroom strategy among the following is arranging the classroom to minimize distraction. Classroom के start में होने से पहले ही आप उसको arrange कर दो, तो आपको हमसे कहते हैं proactive classroom management. Like आपको पता है कि आपने जाके व्हाइट बोर्ड पे काम करना है, तो आप क्या करो, क्लासरूम स्टार्ट होने से पहले उसका जो डस्टर है वो अरेंज हो, टाइम पे आप ना पूछ रहे हो कि कोई डस्टर लेके आओ, साथ वाली क्लास से लेके आओ। आपने जो उसके लिखने के लिए मार्कर यूज करना है, व्हाइट बोर्ड मार्कर, उसमें इंक फिल हो, टाइम पे आपको हो कि ये चल नहीं रहा, देन दैट विल कॉज द डिस्ट्रैक्शन। तो स्टार्टिंग में ही क्लासरूम को अरेंज करना अपने लेक्चर के अकॉर्डिंग टू मिनिमाइज द डिस्ट्रैक्शन, दैट इज अ प्रोएक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। What is the key component of the assertive discipline model? So assertive discipline model का हमारे पास key component कौन सा है जी? इसमें से है बी ऑप्शन, कंसिस्टेंटली अप्लाइंग consequences फॉर रूल ब्रेकिंग। क्या आप रूल करोगे, अगर कोई आपने बना दी है स्टार्टिंग में, अगर वो ब्रेक कर रहा है आप उसका कंसिक्वेंसेस जो है वो करो, ना कि आप उसको जस्ट कह दो कि मैं करूंगा। जब रूल तोड़ा गया है आप उसको माफ नहीं करो, आप उसको पनिश करो। दैट इज द assertive discipline model. What is the best way to handle a student who consistently disrupts the class? वो स्टूडेंट जो मुसलसल क्लास को तंग कर रहा है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? That one is a C option, privately discussing the behavior and working on a plan for improvement. या आपको पहले उससे क्या करना चाहिए, प्राइवेट बात करनी चाहिए, अलग से उससे बात करो, उसको समझाओ एंड दे विल लिसन टू यू। बात क्या होता है कि अगर सबके सामने आप बेइज्जती कर दो तो स्टूडेंट बात ढीठ हो जाता है, वो उल्टा बात नहीं मानता, वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता। सो अगर एक टीचर चाहता है कि बाकी स्टूडेंट उसकी रिस्पेक्ट करे, तो स्टूडेंट टीचर को क्या चाहिए कि वो क्लास के बाद स्टाफ रूम में किसी भी टाइम में, ब्रेक टाइम में, फ्री टाइम में स्टूडेंट को बुलाए, उसको समझाए ताकि उसके अलावा बाद थोड़े बहुत इंप्रूवमेंट के प्लान भी कर ले अलग से। Which of the following is a benefit of involving students in the rule making process? क्या रूल बनाने हैं आपने, आप स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व कर लो, तो फायदा क्या होगा? बी ऑप्शन, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू फॉलो रूल्स दे हेल्प क्रिएट। कि वो रूल्स जो स्टूडेंट बनाएंगे ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखेंगे, थोड़ी सी आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखोगे, दोनों की कंबाइंड एफर्ट्स जो रूल बनेंगे वो उसको लास्ट में फॉलो करेंगे। आप किसी से मशवरा करके जो काम करते हो ऑब्वियसली अगर वो उसमें इन्वॉल्व है तो आपको पार्टिसिपेट कर रहा होता है, अच्छा पार्टिसिपेट करेगा। तो हमेशा यही है कि लाइक फॉर एग्जाम्पल हमेशा अगर बात की जाए रूल्स बनाने की, तो स्ट्रेटेजी मैं अपनी बताऊं तो हमेशा मैं यही हूँ, और 8 बजे क्लास है, मैं स्टूडेंट से खुद पूछ लेती हूँ वो कब तक क्लास में आ जाते हैं। अगर वो 8:10 कहते हैं तो मैं 8:10 पे ही जाती हूँ, उसके बाद लेट अलाउ नहीं है। घंटे की बजाय आप 50 मिनट्स का पढ़ा दो, मोर देन इनफ है। लेकिन स्टूडेंट्स की मर्जी को शामिल होगी, वो भी खुश होगी टीचर ने हमारी बात मानी। 10 मिनट से कोई नहीं होता, आप अपनी स्पीड थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं होती। तो वो दोनों की कम्बिनेशन से जो चीज मिलके बनती है वो उसको लास्ट में फॉलो कर। बेटा क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास, ऑर्गेनाइजिंग वैल्यूज इनटू प्रायोरिटीज बाय कंट्रास्टिंग डिफरेंट वैल्यूज लाई इन विच कैटेगरी ऑफ अफेक्टिव डोमेन। आप क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वैल्यूज को, तो किस कैटेगरी में आएगा बेटा? रिस्पॉन्डिंग में आएगा, वैल्यूइंग में आएगा, ऑर्गेनाइजेशन में आएगा, या नन में आएगा? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजिंग वैल्यूज कर रहे हैं इनटू प्रायोरिटीज बाय कंट्रास्टिंग डिफरेंट वैल्यूज, बेटा ये किस कैटेगरी के अंदर आएगा? ऑर्गेनाइजेशन लेवल के अंदर आएगा, अफेक्टिव डोमेन के अंदर। राइट ऑप्शन जो है बेटा सी होगी। अच्छा, रेडीनेस फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ एक्शन, रेडीनेस या ईगरनेस किसी खास एक्शन के लिए शो करवाना, वो किस कैटेगरी में आएगा? सेट में आएगा, गाइड रिस्पॉन्स में आएगा, मैकेनिज्म में आएगा, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स में आएगा? तो बेटा सेट के अंदर आएगा। डेफिनेशन लिखी हुई थी जो नोट्स आपको दिए, वहां पे जो है एग्जैक्टली जो है लाइन लिखी हुई है, और ये आ भी चुकी है पहले। At the level of complex overt response in psychomotor domain, what does a learner demonstrate? आपने लेवल्स देखे होंगे साइकोमोटर डोमेन का, जिसमें एक लेवल है आपके पास कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, इसके अंदर जो है
लर्नर जो है किस चीज को डिमोन्स्ट्रेट करता है, सिंपल एक्शन को नहीं, कॉम्प्लेक्स एक्शन को नहीं, इमिटेशन स्किल्स को नहीं, गाइडेड रिस्पॉन्स को जो है वो क्या करता है, डिमोन्स्ट्रेट करता है। राइट ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपके पास, सी। बेटा क्वेश्चन नंबर 93 है, शेफ इज क्रिएटिंग अ न्यू डिश। एक शेफ है, वो क्या कर रहा है, एक नई डिश बना रहा है। विच लेवल ऑफ सिम्पसन टैक्सोनॉमी इज शेफ मोस्ट लाइकली टू बी, तो किस लेवल के अंदर जो है ये शेफ लाई करेगा, अडाप्टेशन के अंदर, अडाप्ट तो नहीं कर रहा मेरा बेटा, ओरिजिनेशन, परसेप्शन, गाइडेड रिस्पॉन्स, वो एक न्यू डिश जो है वो क्रिएट कर रहा है, किसके अंदर आएगा, ओरिजिनेशन के अंदर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 93 का बी आपके पास। What is an example of a sport that primarily involves the use of gross motor skills? बेटा दो तरह की स्किल्स होती हैं आपके पास। अच्छा, चेस है, सॉकर है, पियानो प्लेइंग है, ड्राइंग है। तो बेटा दो तरह की स्किल्स होती हैं, एक होती है आपके पास ग्रॉस मोटर स्किल और एक होती है आपके पास फाइन मोटर स्किल। ठीक है, आप इन दोनों को जो याद रखना है, फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल। बेटा ग्रॉस मोटर स्किल एक ऐसी स्किल को कहते हैं जिसमें होल बॉडी मूवमेंट जो है वो क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, या होल बॉडी मूवमेंट, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जिसमें लार्ज बॉडी मसल्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो फंक्शन कर रहे होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं। और फाइन मोटर स्किल किसको बोलते हैं बेटा, इसमें जो है स्मॉल मसल्स जो हैं बॉडी के वो क्या हो रहे होते हैं, वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ग्रॉस मोटर के अंदर जो है क्या हो रहा होता है, होल बॉडी मूवमेंट, मींस पर्टिकुलरली लार्ज मसल्स जो है इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। फाइन मोटर के अंदर स्मॉल मसल। अब देखो आप चेस प्ले कर रहे हो, तो चेस में तो आपके हाथ ही यूज हो रहे हैं ना बेटा, ये किस में आएगा, फाइन मोटर स्किल में आएगा। पियानो प्लेइंग, फिंगर यूज हो रही है, जस्ट स्मॉल मसल है, फाइन मोटर स्किल। ड्राइंग कर रहे हो, हाथ हैंड्स यूज हो रहे हैं, अगेन फाइन मोटर स्किल। सॉकर जब आप खेल रहे हो, फुटबॉल जब आप खेल रहे हो मेरा बेटा, आपकी पूरी बॉडी जो है उसमें इन्वॉल्व है, आपकी बॉडी के मसल्स जो हैं कंप्लीटली उसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ग्रॉस मोटर स्किल की एग्जांपल क्या है आपके पास, सोकर। सोकर इसकी एग्जांपल में आएगा बेटा, साइकिलिंग इसकी एग्जांपल में आएगा, काफी सारे एग्जांपल जो आप इसके ले सकते हैं, लार्ज बॉडी मसल्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं। लिसन टू टीचर और ट्रेनर लाई इन विच कैटेगरी ऑफ एक्टिव डोमेन, आप टीचर को सुन रहे हो, उस आपने ट्रेनर को जो है सुन रहे हो, उसको समझ रहे हो, आप उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, किस में आएगा बेटा, रिसीविंग लेवल के अंदर आएगा, ना करेक्टराइजेशन ना वैल्यू। जो भी वो बता रहे हैं टीचर, क्लास में खड़े होकर आप उसको सुन रहे हो, उसकी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हो, तो रिसीविंग लेवल के अंदर जो ये आपके पास है। वीडियोस देख लें, इफेक्टिव साइकोमोटर और कोग्निटिव डोमेन की, आपको कभी भी इसमें मसला नहीं आएगा, चैनल पे अपलोडेड है, डिटेल से जो है मैंने उनको बड़े ही समराइज वे से जो एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आप एक दफ़ा देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपका जो है कोई भी मार्क्स ब्लूम टैक्सोनॉमी में डिटेक्ट नहीं होगा। एट द ऑर्गेनाइजेशन लेवल इफेक्टिव डोमेन इंडिविजुअल्स आर एक्सपेक्टेड, ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जो है इंडिविजुअल आर एक्सपेक्टेड टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिस्कशन, नहीं, आर्टिकुलेट एंड डिफेंड देयर वैल्यूज, नहीं, formulate a new set of value in the personal system, demonstrate a willingness to collaborate। ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर मेरा बेटा अब उसने नई चीज बनानी है, अभी ऊपर एग्जांपल दी, शेफ जो है एक नई डिश क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, फार्मूलेट अ सेट ऑफ वैल्यूज इनटू पर्सनल सिस्टम, वो एक सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो फार्मूलेट करेगा अपने सिस्टम के अंदर, ताकि जो है मजीद बेहतरी की तरफ जो है अपने आप को ले जा सके। द स्टूडेंट बिकम एन एक्टिव इन्वायरमेंटल एडवोकेट, स्टूडेंट बन गया है भाई माहौल का जो है हिमायती बन गया है, पार्टिसिपेटिंग इन क्लाइमेट एक्शन इनिशिएटिव में जो है वो बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा ले रहा है। लाई इन विच कैटेगरी, क्या वो करेक्टराइजेशन के अंदर आएगा, क्या वो वैल्यूइंग के अंदर आएगा, क्या वो रिस्पॉन्डिंग के अंदर आएगा, या वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा, तो बेटा वो हाईएस्ट लेवल के अंदर आएगा, करेक्टराइजेशन के अंदर आएगा। स्टूडेंट जो है बन गया एक्टिव इन्वायरमेंटल एडवोकेट बन गया है, तो 97 के क्या आएगा, करेक्टराइजेशन के अंदर आएगा, हाईएस्ट लेवल के अंदर। द फोकस ऑफ कॉग्निटिव, बेटा बता चुका हूँ, कॉग्निटिव डोमेन का ताल्लुक जो है वो आपके ब्रेन से है, तो ब्रेन में क्या होता है, फिजिकल, मोटर स्किल, एटीट्यूड एंड इंटरेस्ट, इंटेलेक्चुअल स्किल से ताल्लुक। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, साइको मोटर डोमेन। कॉग्निटिव का आपके किससे, ब्रेन से, अफेक्टिव का आपके हार्ट से, साइको का आपके मसल से ताल्लुक। When a teacher display a picture for a second or two, then ask student to describe as much as they can remember from what they saw, he or she is trying to improve। आपके टीचर ने जो है आपको 2 या 2 से ज्यादा सेकंड के लिए एक पिक्चर दिखाई, उसका पर्पज क्या था पिक्चर दिखाने का, वो क्या चीज आपकी इंप्रूव करना चाह रहा था, विजुअल मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट,
मेमोराइजेशन ऑफ स्टूडेंट, ओरल मेमोरी ऑफ द स्टूडेंट, नन ऑफ दिस। बेटा वो आपकी रियल मेमोरी जो है उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा है। राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास ये है। इफ अ स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट अ मॉडल टू शो हाउ समथिंग वर्क, अगर कोई स्टूडेंट कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक मॉडल कि कोई भी चीज़ कैसे काम कर रही है, ना तो एवेल्युएट कर रहा है ना सिंथेसाइज कर रहा है, बेटा वो अप्लाइंग कर रहा है। वो अपने नॉलेज को जो है अब अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है कि जो कुछ उसने सीखा है वो ठीक है कि गलत है। अब प्रैक्टिकल की तरफ वो जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज अ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड, कौन सा इसमें जो है स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग मेथड है? लेक्चर नहीं, डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग जो है जिसमें आप अपने मसला मसाइल का जो है हल निकालते हैं, वो लर्निंग जो है स्टूडेंट सेंटर्ड होती है हमेशा। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास सी। 102, द सोक्राटिक मेथड ऑफ टीचिंग प्राइमरीली इन्वॉल्व, सुकरात ने जो मेथड दिया था उसका प्राइमरीली जो है क्या पर्पस था? गिविंग लेक्चर्स, प्रोवाइडिंग डिटेल्स नोट, असाइनिंग इंडिविजुअल टास्क, आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चन टू स्टिमुलेट क्रिटिकल थिंकिंग। इसका एक ही पर्पस था कि स्टूडेंट्स के अंदर जो है क्रिटिकल थिंकिंग या इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की स्किल्स जो है वो स्टिमुलेट कर सके। पेयर टीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ, पेयर टीचिंग किसकी एग्जांपल है? टीचर सेंटर लर्निंग नहीं। पेयर टीचिंग में होता क्या है, बच्चे एक दूसरे के साथ जो है अपनी डिस्कशन करते हैं, अपने मसाइल सॉल्व करते हैं बच्चे आपस में अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टीचर। तो लर्नर सेंटर्ड लर्निंग है, कम्पिटिटिव लर्निंग भी नहीं है, इंडिविजुअल लर्निंग भी नहीं है, लर्नर सेंटर्ड लर्निंग की कैटेगरी के अंदर। A technique used to help student organize information by creating a visual representation of relationship between concepts। ये ऐसी टेक्निक जिसमें जो यूज करते हैं स्टूडेंट ताकि अपनी इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज कर सकें बाय क्रिएटिंग विजुअल रिप्रेजेंटेशन। वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा? माइंड मैपिंग के अंदर आएगा, फ्लैश कार्ड के अंदर आएगा, लेक्चर मेथड के अंदर, लेक्चर नोट्स के अंदर आएगा, टेक्स्ट बुक। तो बेटा माइंड मैपिंग करके जो है वो क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। विजुअल रिप्रेजेंटेशन है आपके पास, किसके अंदर आएगा? माइंड मैपिंग के अंदर आएगा। तो बेटा आज की डिस्कशन खत्म हुई। आई होप आपको जो है डिस्कशन अच्छी लगी होगी। काइंडली चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।